आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं में प्रीवियस ईयर में आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसमें हम वो प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो बार बार हमेशा पेपर में आते हैं। तो एक एक प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि मैं आपको काम का कंटेंट दे पा रहा हूँ, तो आप जो है मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम एक एक करके बहुत स्टार्ट करने वाले हैं, सारे प्रश्नों को सॉल्व भी करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी हमारा जो है अगला पेपर कक्षा 11वीं फसल उत्पादन का है। तो हम अभी जो है फसल उत्पादन की पूरी तैयारी करने वाले हैं, और एक एक प्रश्न हम सारे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो उन्हें हम बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं। तो आप बने रहिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाली ये द्वितीय क्लास है, जिसमें हम अब 5 इकाई से लेकर आगे तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इसके पीछे की क्लास में जो है हमने देखे थे 1 से लेके 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आपको निश्चित ही ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए होंगे तो दोबारा आप फिर से एक बार वीडियो देखिए। तो चलिए हम परीक्षा का समय टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, और हम बिल्कुल आगे जो है जो अध्याय हमारे बचे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले, उनको हम हल करने वाले हैं। और अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं। तो देखिए अध्याय 5 से 2022 में एक प्रश्न आया था, और क्या पूछा था, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5 होती है, और खनिज पदार्थ की मात्रा 45 होती है, और मृदा में वायु की मात्रा जो है 25 होती है, और जल की जो नमी की मात्रा होती है वो 25 होती है। तो कुछ इस प्रकार से मृदा का जो है औसत संघटन है। तो अगला जो है प्रश्न क्या पूछा था, मृदा में खनिज पदार्थ का औसत होता है। मृदा में खनिज पदार्थ का औसत होता है, ये प्रश्न काफी बार पूछा है। तो कितना होता है, 45% होता है। फिर क्या पूछा है, अम्लीय चट्टानों में सिलिका पाई जाती है। तो अम्लीय चट्टानों में सिलिका का प्रतिशत हमसे पूछा है। तो अम्लीय चट्टानों में सिलिका का प्रतिशत जो होता है 66 से 77% होता है। तो ये 3 प्रश्न जो है काफी बार पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं सन भी बराबर से दिया हुआ है, तो ये प्रश्न अभी भी परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न में क्या पूछा था, अगला प्रश्न जो पूछा था, स्केलेटन मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, ये हमसे पूछा था। स्केलेटन मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, तो स्केलेटन मिट्टी झाबुआ जिले में पाई जाती है। ये 2011 का। 2012 का क्या है, कछारी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। तो कछारी मिट्टी जो है सबसे ज्यादा जो है ग्वालियर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ग्वालियर में पाई जाती है। तो ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। लेकिन 2024 और 24 के बाद 2020 में 13 में कुछ प्रश्न और पूछे गए हैं, जिसमें हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान 2024 में क्या पूछा गया था कि भाई शुष्क मृदा खालिस्तान वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो शुष्क मृदा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो शुष्क मृदा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहां की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर ये मृदा पाई जाती है। फिर इसके बाद में 10वां जो प्रश्न था वो क्या था, गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश के खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम देखने वाले हैं सत्य। तो निश्चित ही मेरे प्रश्न आपको जो समझाने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, क्योंकि अभी पेपर का समय चल रहा है। आपको एक वीडियो मिस नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखना है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम का अपडेट मैं लेकर आते रहता हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं, दोमट मिट्टी खेती के लिए दोमट मिट्टी खेती के लिए उत्तम होती है। बिल्कुल ये प्रश्न कैसा है, सही है। मृदा संगठन में जल 25% होता है, ये भी क्या है, सही है। तो ये जो सत्य वाले जो प्रश्न पूछे थे ये क्या है, दोनों 2016 में पूछा गया एक प्रश्न और था, क्या था, काली मृदा का सबसे अधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न भी कैसा है, सत्य है। अब हम देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखो काफी बार प्रश्न आए हुए हैं, बार बार घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मृदा का संबंध किससे है, मृदा का जो निर्माण है आग्नेय चट्टान से हुआ। किससे हुआ, आग्नेय चट्टान से हुआ।
फिर क्या है, मृदा में वायु, मृदा में वायु, मृदा में, मृदा में वायु, मृदा जल। तो मृदा में वायु जो है 25% होती है और मृदा जल भी कितना होता है, 25% होता है। मृदा में जीवांश की मात्रा 5% होती है और मृदा में खनिज की मात्रा कितनी होती है, 45% होती है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी है। तो इस यहां से ये प्रश्न ऐसा आता है। अब यहाँ पर एक शब्द में जो उत्तर पूछा था वो क्या पूछा था कि मध्य प्रदेश की मिट्टी को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा को कुल कितनी संख्या है, तो मृदा की संख्या कितनी है, 5 है। तो हम जब डीपली पढ़ेंगे तब हम आगे की जो है जानकारी इस अध्याय से और देखने वाले हैं। 9वां प्रश्न 2011 में आया हुआ था। क्या पूछा था, मालवा के पठार क्षेत्र में प्रमुखतः से पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है, वो मिट्टी क्या है, काली है। तो ये अध्याय 5 से बस इतने ही प्रश्न आए थे। हम अगला अध्याय हम देखने वाले हैं। मृदा के भौतिक गुण, मृदा के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इससे देखिए काफी सारे प्रश्न आए हैं और ये जो अध्याय है पेपर की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बार बार यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको समझ भी आता होगा, संधिया है। जैसे क्या पूछा है कि पौधों के लिए उपयोगी जल है, तो पौधों के लिए केशिकीय जल उपयोगी है। कौन सा जल उपयोगी है, केशिकीय जल उपयोगी है। फिर क्या पूछा है, 45% रंध्रकाश पाया जाता है। तो 45% जो रंध्रकाश है वो किस मिट्टी में पाया जाता है, तो 45% रंध्रकाश रखने वाली जो मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी। फिर क्या पूछा है, मृदा कणों का कणिकामय विन्यास में रंध्रकाश पाया जाता है। तो मृदा कण जो है जिसमें कड़ी का विन्यास पाया जाता है उसमें रंध्रकाश कितना, तो मृदा कणों का कड़ी का विन्यास जो है 15 से 29% होता है। अब नीचे प्रश्न क्या पूछा था कि मृदा विन्यास जो फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है वो कैसा मृदा विन्यास होता है। जो सघन ठोस मृदा विन्यास है ये फसल उत्पादन के लिए सही नहीं माना जाता है। बाकी के जो 3 दिए हैं फसल उत्पादन के लिए अच्छे माने जाते हैं। सघन विन्यास में रिक्त स्थान कितना होता है, ये पूछा है। सघन विन्यास में जो है रिक्त स्थान 20% होता है। 20% होता है तो 20% में बताइए कहाँ, जबकि एक अच्छी मृदा की ये पहचान है कि उसमें जो है रिक्त स्थान जो है 25% वायु के लिए होना चाहिए, 25% जल के लिए होना चाहिए, 5% कार्बन के लिए होना चाहिए। यदि इतना होगा तो तभी तो वो वहां पर पौधे का जीवन संभव है। जब वहां पर रिक्त स्थान है ही नहीं है, यानी पानी के लिए स्थान ही नहीं है, वायु के लिए स्थान ही नहीं है, तो वहां पर जो है पौधे का जीवन कैसे संभव हो सकता है। 2015 में पूछा गया एक प्रश्न है और वो क्या है, सबसे अधिक ताप पाया जाता है। सबसे अधिक ताप कौन सी मिट्टी में पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो ताप यदि हम देखें तो लाल मृदा में पाया जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर लाल मृदा नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए काली मिट्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काली मिट्टी। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान जो काफी बार पूछे गए हैं। पौधों के लिए खालिस्तान जल उपयोगी है, तो पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी है, केशिकीय जल, जो अभी हमने विकल्प में भी हमसे ये पूछा था, केशिकीय जल उपयोगी है। फिर खालिस्तान जल पौधों के लिए उपयोगी है। 2 प्रश्न एक ही घुमा फिराकर पूछा गया। फिर क्या पूछा था, अम्लीय मृदा में रंध्रकाश होते हैं। अम्लीय मृदा में रंध्रकाश कैसे होते हैं, कम होते हैं। क्यों होते हैं कम, रंध्रकाश मतलब जो भूमि है उसके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब वो कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अम्लीय भूमि में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो पानी जो है वो छिद्रों में जाके भरा जाता है। तो वहां पर जो रंध्रकाश जो छिद्र होना चाहिए वायु के लिए खाली स्थान, वहां पर पानी भर जाता है, तो इसलिए क्या है, छिद्रों की संख्या कम हो जाती है। अब इसके बाद में अगला जो पूछा था प्रश्न जो है, दोमट मिट्टी खालिस्तान प्रतिशत रंध्रकाश पाया जाता है कि दोमट मिट्टी में कितने प्रतिशत रंध्रकाश पाया जाता है। तो दोमट मिट्टी में जो है 45% रंध्रकाश पाया जाता है। और फिर यहाँ से एक सही जोड़ी यहाँ से पूछी गई थी, वो सही जोड़ी क्या है पूरा हम हल कर लेते हैं क्योंकि सही जोड़ी यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, मृदा संरचना, तो मृदा संरचना जल संचरण का निर्धारण करती है। बिल्कुल सही, जितनी अच्छी मृदा की संरचना रहेगी वो जल संचरण का निर्धारण करेगी, वो उतना ही ज्यादा जल को क्या कर पाएगी, संग्रहण कर पाएगी। फिर क्या दिया है,
मृदा गठन, मृदा गठन, मृदा कण या मृदा कर्णकार, ये क्या है? मृदा गठन। फिर क्या दिया है? मृदा पीएच, मृदा पीएच का संबंध किससे है? H+ एवं OH- आयन की सापेक्ष उपस्थिति मृदा पीएच के ऊपर निर्धारित करती है। मृदा अपेक्षित घनत्व, मृदा अपेक्षित घनत्व जो होता है वो, फिर यहाँ पर मृदा अपेक्षित घनत्व यहाँ पर दिया है। मृदा अपेक्षित घनत्व जो है एकांक आयतन में मृदा का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? एकांक आयतन में, नहीं सॉरी, मृदा अपेक्षित घनत्व, मृदा अपेक्षित घनत्व का क्या है? एकांक आयतन में मृदा का द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा। और फिर पूछा है 45% रंध्रकाश पौधों के लिए मृदा में उपलब्ध जल। छठवा का क्या आएगा? छठवा का ये आएगा चौथा, सही जोड़ी थोड़ी सी हमारी डिस्टर्ब हो गई है। हम एक बार फिर से समझते हैं कि केशिकीय मृदा जल, केशिकीय मृदा जल जो है पौधों के लिए मृदा में उपस्थित जल को क्या कहते हैं? केशिकीय मृदा जल। और छठवा क्या है? 45% रंध्रकाश। तो 45% रंध्रकाश जो है दोमट मिट्टी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? दोमट मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब एक शब्द में प्रश्न वाला एक आया था प्रश्न, तो वहां क्या पूछा था? मृदा का गहरा रंग इंगित करता है, क्या करता है? मृदा का यदि गहरा रंग है, एकदम डार्क है, तो वो क्या इंगित करता है? कि उत्तम उत्पादन क्षमता को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? उत्तम उत्पादन क्षमता को इंगित करता है। अब हम देखने वाले हैं इकाई 7। इकाई 7 में क्या है? अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, एसिड एंड एल्कलाइन सॉइल। तो इसमें से हम देखते हैं कौन कौन से विकल्प आए थे प्रीवियस ईयर के प्रश्न में। तो देखिए पहला विकल्प क्या पूछा था कि 7 से कम पीएच मान वाली मृदा, 7 से कम पीएच मान वाली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? अम्लीय मृदा के नाम से जाना जाता है। और 7 से अधिक जिसका पीएच मान है तो वो क्षारीय मृदा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो क्षारीय मृदा कहलाएगी। अब इसके बाद में अगला क्या है जो आया था 2024 में आए थे 2 प्रश्न, ये देखिए कि निम्न में अम्ल सहिष्णु फसल है। अम्ल सहिष्णु फसल है मतलब अम्ल को सहन करने वाली फसल है। उस फसल का हमसे नाम पूछा था। वह फसल क्या है? धान। ये अम्ल सहन कर लेती है, यानी अम्लीय मृदा में भी अच्छा उत्पादन दे देती है। फिर क्या दिया है? सीरे का प्रयोग कौन सी मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है? तो सीरे का प्रयोग जो है क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। और रिक्त स्थान में 2 रिक्त स्थान पूछे गए थे, वो क्या है? अधिक वर्षा होने के कारण भूमि कैसी हो जाती है? अधिक वर्षा होने के कारण भूमि अम्लीय हो जाती है। फिर क्या दिया है? अम्लीय मृदा का पीएच मान खालिस्तान होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। अब हम देखेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी यहां पर देखो क्या पूछा था कि उच्च चूना चाहने वाली फसल है। ये थोड़ा सा ये पहला जो है ये यहां पर मिस है, तो हम दूसरा देखेंगे। उच्च लवण सहिष्णु फसल है मतलब उच्च लवण को सहनशील फसल है, यानी लवणीय मिट्टी जो होती है जिसका पीएच मान 10 से अधिक होता है तो उसको सहन कौन सी फसल कर लेती है? उसको सहन कर लेती है जौ की फसल। फिर क्या है? अम्ल सहिष्णु फसल है मतलब अम्ल को सहन करने वाली फसल कौन सी है, ये हमसे पूछा गया। तो अम्ल को सहन करने वाली फसल क्या है? धान है, जो अम्लीय मृदा में भी इसकी खेती बड़े सरलता पूर्वक हो जाती है। फिर क्या दिया है? अम्लरोधी फसल है। अम्लरोधी फसल किसे कहा जाता है? नींबू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नींबू को कहा जाता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है और क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जोड़ी जो है कुछ इस तरह से बनेगी। ये प्रश्न एक जो है गलत है, इसको हम हल नहीं कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इकाई 8। इकाई 8 में क्या दिया हुआ है? मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण, सॉइल एरोजन एंड सॉइल
कंजर्वेशन। अब इसमें हम देखेंगे कौन से प्रश्न आए हुए। मृदा क्षरण एक प्रक्रिया है, तो मृदा क्षरण कैसी प्रक्रिया है ये हमको बताना था। तो मृदा क्षरण एक जैविक प्रक्रिया है। फिर क्या पूछा है, परत क्षरण का कारण क्या है। सबसे ज्यादा परत क्षरण, परत मतलब भूमि की ऊपरी परत का एक कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मिट्टी के छोटे छोटे कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो सबसे ज्यादा परत क्षरण का कारण क्या है, वर्षा, क्योंकि वर्षा का पानी जो है मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जिसे मृदा कहते हैं, और यही सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, इसको वो क्या काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से। अब रिक्त स्थान देखते हैं, सबसे ज्यादा जो है इस अध्याय से रिक्त स्थान आए हुए हैं लगातार प्रीवियस ईयर में, और वो क्या है, मृदा कणों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, मृदा कणों का स्थानांतरण होना मृदा क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। मल्चिंग मृदा क्षरण रोकने का एक खालिस्तान उपाय है। मल्चिंग मृदा क्षरण रोकने का एक कैसा उपाय है, जैविक उपाय है। कैसा उपाय है, जैविक उपाय है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, कृत्रिम आवरण के लिए खालिस्तान प्रयुक्त करते हैं। कृत्रिम आवरण बनाने के लिए यानी मल्चिंग बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पॉलीथीन का, जिसे हम मल्च बोलते हैं। और ये पॉलीथीन क्या काम करती है, नमी का संरक्षण भी करती है और मिट्टी को कटाव को भी क्या करती है, रोकती है। फिर क्या दिया है, परत क्षरण का मुख्य कारण है। परत क्षरण का मुख्य कारण हमने अभी देखे वर्षा है। परत क्षरण का मुख्य कारण क्या है, वर्षा है। फिर अगला क्या है, मृदा का सर्वाधिक कटाव किससे होता है, मृदा का सर्वाधिक कटाव पानी से होता है, और पानी से यानी वर्षा से। फिर हम देखेंगे अगला अध्याय, क्योंकि एक प्रश्न और पूछा था सत्य से यहां पर कि मृदा क्षरण का भूमि की उर्वरकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत। मृदा क्षरण यानी मृदा कटाव या मिट्टी की ऊपरी परत का यदि कटाव होता है तो वही मिट्टी की ऊपरी परत में ही कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और उसी कार्बनिक पदार्थ के कारण भूमि में उर्वरता बनी रहती है। उर्वरता यानी पौधों के लिए सारे पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। यदि वही परत कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो पौधों का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता है और उपजाऊ शक्ति भूमि की कम हो जाती है। अब हम देखने वाले हैं इकाई 9। इकाई 9 से देखो कौन कौन से प्रश्न आए थे। और इकाई 9 में क्या दिया है, भू परिष्करण, जिसे टीलेस बोलते हैं। तो टीलेस से जो है 2017 में और 2018 में प्रश्न आए थे। क्या आए थे कि भू परिष्करण का पिता किसे कहा जाता है। भू परिष्करण का पिता जेथ्रो टूल को कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खालिस्तान में सतह में भी आ सकता है या एक शब्द के उत्तर में भी आ सकता है। प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। प्रारंभिक भू परिष्करण क्या किसे कहते हैं। भू परिष्करण का मतलब क्या होता है। भू परिष्करण का मतलब ये होता है खेतों की जुताई करना। तो प्रारंभिक भू परिष्करण उसे कहेंगे कि खेत के बुआई से पहले जो भी कृषि कर्षण क्रियाएं, जोताई, मिट्टी पलटना, खरपतवार को नष्ट करना, ये सारी क्रियाएं जो है प्रारंभिक भू परिष्करण कहलाती है। मतलब बुआई के पहले जो खेत में जो क्रिया की जाती है वो प्रारंभिक भू परिष्करण कहलाती है। और जब बुआई होने के बाद खेतों में जो क्रिया की होती है फसल खड़ी रहने पर, उस क्रिया को प्रारंभिक भू परिष्करण ना कहकर द्वितीय भू परिष्करण कहा जाता है। अब द्वितीय भू परिष्करण में क्या आता है, निंदाई गुड़ाई है, दवाई का स्प्रे है, ये सारे द्वितीय भू परिष्करण में आता है। तो प्रश्न क्या है, प्रारंभिक भू परिष्करण बुआई से पहले होता है। फिर क्या दिया है, शून्य भू परिष्करण से मृदा में वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, शून्य भू परिष्करण करने से मृदा में जो है सबसे ज्यादा खरपतवार की संख्या बढ़ जाती है। शून्य भू परिष्करण क्या होता है, शून्य भू परिष्करण मतलब वो भू परिष्करण होता है जिसमें मृदा में ज्यादा जोताई नहीं की जाती है और सीधा सीड्रिल से फसलों की बुआई कर दी जाती है। इसी कारण से क्या होता है, खरपतवारों की संख्या बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं सत्तर में जो प्रश्न आए हुए थे, क्या कौन से प्रश्न आए थे सत्तर में, सत्तर है ना। सत्तर में जो प्रश्न आए थे वो कौन से थे, प्रारंभिक भू परिष्करण बुआई से पहले करते हैं, बिल्कुल सत्य है। जोताई दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक एवं द्वितीय, ये भी कैसी होती है, ये भी कैसा है, सत्य है। प्रारंभ जोताई मतलब भू परिष्करण तो दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक और द्वितीय भू परिष्करण।
फिर क्या दिया है, भू परिष्करण से भूमि की उत्पादकता क्षमता कम होती है। बिल्कुल गलत, भू परिष्करण से भूमि की उत्पादकता क्षमता बढ़ती है। सही जोड़ी से कुछ प्रश्न आए थे, वो क्या थे देखिए। खेती की तैयारी क्या कहलाती है, प्रारंभिक भू परिष्करण कहलाती है। खेती की तैयारी किसे कहते हैं, प्रारंभिक भू परिष्करण। निनाई गुड़ाई ये द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। फिर केवल बुआई के लिए ही कुल बनाना तथा डिबलर द्वारा बीज बोना, ऐसा न्यूनतम ऐसा किसमें करते हैं, शून्य भू परिष्करण में करते हैं। किसमें करते हैं, शून्य भू परिष्करण में करते हैं। फिर क्या दिया, भू परिष्करण की आधुनिक अवधारणा क्या है, भू परिष्करण की आधुनिक अवधारणा है न्यूनतम भू परिष्करण। तो ये इस प्रकार से ये जो है सही जोड़ी है। अब हम देखने वाले एक शब्द में पूछा था एक प्रश्न, वो क्या था, हलवाई क्या है, हलवाई क्या है। तो हलवाई मतलब केचुआ के बारे में यहां बोला गया है। खेतों को जोतने के लिए सुविधा अनुसार छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इन भागों को क्या कहते हैं, हलाई कहते हैं। सॉरी, क्या दिया है, हलाई कहते हैं। हलाई मतलब खेतों को मैं हलवाई समझा था, तो हलवाई का काम जो है भूमि का केचुआ करता है। तो बस थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से। तो यहाँ पर हलाई क्या है, तो खेतों को जोतने के लिए सुविधा अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, इन भागों को हलाई कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं इकाई 10। इकाई 10 में क्या दिया, भू परिष्करण व अन्य यंत्र। तो भू परिष्करण में हम देखेंगे कौन कौन से यंत्र का उपयोग होता है। तो देखिए क्या आया था यहाँ पर प्रश्न, देसी हल का खिंचाव होता है। तो देसी हल का खिंचाव कितना होता है, मतलब एक दिन में कितना कार्य कर ले। तो देसी हल का खिंचाव जो है 80 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 80 किलोग्राम। फिर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि मिट्टी पलट हल से कुड़ बनता है। तो मिट्टी पलट हल से एल आकार के कुड़ बनते हैं और देसी हल से भी आकार के कुड़ बनते हैं। फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा था कि प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, जो पहली बार भू परिष्करण यानी जोताई करने वाले यंत्र है, इसका नाम पूछा है। तो हल है और खुरपी है। फिर इसके बाद में क्या पूछा है, द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है, पहचानना अपन को। तो द्वितीय भू परिष्करण यंत्र इन यंत्रों में से कौन सा है, वो है हैरो है। द्वितीय भू परिष्करण यंत्र कौन सा है, हैरो। फिर इसके बाद में रिक्त स्थान से जो है काफी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं रिक्त स्थान से। और पहला रिक्त स्थान क्या है, भूसे व अनाज के मिश्रण से, भूसे व अनाज के मिश्रण से अनाज अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ओसाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसाई। ओसाई, और हमारी देसी भाषा में हम इसे बोलते हैं अनाज को उड़ाना। फिर क्या दिया, देसी हल खालिस्तान आकार के कुड़ बनाते हैं। देसी हल जो है भी आकार के कुड़ बनाते हैं। किस आकार के, भी आकार के। और मिट्टी पलटने वाले हल किस प्रकार के कुड़ बनाते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल एल आकार के कुड़ बनाते हैं। खालिस्तान का उपयोग फसलों की मड़ाई के लिए किया जाता है। फसलों की मड़ाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थ्रेसर। थ्रेसर का उपयोग फसलों की मड़ाई के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पर 2020 में आया हुआ एक प्रश्न है, गन्ने बोने के यंत्र को क्या कहते हैं, शुगर कैन प्लांटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गन्ना बोने के यंत्र को शुगर कैन प्लांटर कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर कैन प्लांटर। फिर दिया है कल्टीवेटर खालिस्तान भू परिष्करण यंत्र है। तो कल्टीवेटर जो है द्वितीयक भू परिष्करण एक यंत्र है। कैसा भू परिष्करण यंत्र है, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। फिर इसके बाद में 77 से एक प्रश्न आया था, वो क्या था कि मिट्टी को पटेला द्वारा समतल किया जाता है। बिल्कुल सत्य, जब मिट्टी को पटेला द्वारा ही क्या किया जाता है, समतल किया जाता है। फिर यहाँ पर सही जोड़ी से प्रश्न आए थे दो, क्या आए थे, हैरो का संबंध किससे है, द्वितीय भू परिष्करण से। किससे है, द्वितीय भू परिष्करण से। फिर पटेला क्या करता है, मिट्टी को समतल करता है। क्या करता है, मिट्टी को समतल। थ्रेसर का क्या कार्य है, थ्रेसर का जो कार्य है वो है फसलों की मड़ाई। फिर इसके बाद बखर का क्या कार्य है, भू परिष्करण। और ये बखर जो है ये जो है प्राथमिक भू परिष्करण में काम आता है। इसके बाद में यहाँ पर एक प्रश्न एक शब्द वाला आया था, और वो प्रश्न क्या था कि डिबलर का क्या उपयोग है, डिबलर का क्या उपयोग है। तो डिबलर बुआई करने का कृषि यंत्र है। डिबलर क्या है, बुआई करने का कृषि यंत्र है। डिबलर बुआई करने का कृषि यंत्र है जो कि नियत दूरी एवं गहराई तक छेद करके उसमें बीज गिराने एवं मिट्टी द्वारा ढकने का कार्य किया जाता है। तो आप इसको सीधा बोल सकते हैं, डिबलर बीजों की बुआई करने वाला एक यंत्र है।
तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और यह जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और दोस्तों तक कैसे पहुंचेगी, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।